नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पहले पाठ पूर्णांक का भाग 2। इसी पाठ की पिछली वीडियो में हमने जाना कि पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं और इन पूर्णांकों का योग किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए इसी पाठ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांकों का व्यवकलन और पूर्णांकों के योग के गुण। तो चलिए शुरू करते हैं पहले विषय के साथ और जानते हैं पूर्णांकों का व्यवकलन किस प्रकार किया जाता है। आपके सामने एक समीकरण दिया गया है जिसमें एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जब आप 5 में से ऋणात्मक 7 को घटाते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है और यहाँ पर भी ऋणात्मक चिन्ह है। तो जब ऋणात्मक 2 चिन्ह मिल जाए तो वो एक धनात्मक चिन्ह का निर्माण करते हैं। तो 5 + 7 होता है 12। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक और उदाहरण। इस समीकरण में 2 धनात्मक पूर्णांकों को लिया गया है, धनात्मक 9 और धनात्मक 4। तो जब आप धनात्मक 9 में से धनात्मक 4 को घटाते हैं तो होता क्या है, एक ऋणात्मक चिन्ह है और एक धनात्मक, दोनों मिलके ऋणात्मक चिन्ह का निर्माण करेंगे। और जब आप 9 में से 4 को घटाएंगे तो आपको प्राप्त होता है 5। ठीक उसी प्रकार आगे आपके सामने 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का व्यवकलन किया जा रहा है। तो एक ऋणात्मक चिन्ह है और दूसरा भी ऋणात्मक चिन्ह है। ऐसी स्थिति में क्या करते थे, 2 ऋणात्मक चिन्हों को मिलाकर एक धनात्मक चिन्ह का निर्माण करते थे। अब क्योंकि 9 और 4 इनका व्यवकलन करना है तो इनके बीच का अंतर लेना होगा जो कि होगा 5। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी संख्या 9 है उसके आगे एक ऋणात्मक चिन्ह है और यही कारण है कि परिणाम में जो पूर्णांक आपको प्राप्त होगा उसके आगे भी ऋणात्मक चिन्ह होगा। आशा करती हूँ पूर्णांकों का व्यवकलन आपको भली भांति समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले विषय की ओर और जानते हैं पूर्णांकों के योग के क्या गुण होते हैं। इन गुणों में सबसे पहला है योग का समृद्ध गुण, जिसमें आपको एक समीकरण दिया गया है 3 + 4 = 7। यहाँ पर 3 एक धनात्मक पूर्णांक है, 4 एक धनात्मक पूर्णांक है। तो जब आपने 2 पूर्णांकों को जोड़ा तो आपको परिणाम में एक पूर्णांक प्राप्त हुआ। अगला उदाहरण हमने देखा, इसमें एक धनात्मक पूर्णांक है 3 और एक ऋणात्मक पूर्णांक है 4। जब इस समीकरण को हल किया तो हमको प्राप्त होता है -1 जो कि एक पूर्णांक है। आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक ऋणात्मक पूर्णांक -10 दिया गया है और एक धनात्मक पूर्णांक 3 दिया गया है। इनको हल करके हमें प्राप्त होता है -7। ये भी क्या है, ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है। और फिर -23 और -10 को जब जोड़ा गया तो हमें प्राप्त हुआ -33। -23 भी एक पूर्णांक है, -10 भी एक पूर्णांक है और -33 भी एक पूर्णांक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं योग के समृद्ध गुण से हमने सीखा क्या। योग के समृद्ध गुण से हमने ये सीखा कि जब a और b 2 पूर्णांक हैं, उनका आप योग लेने पर जो भी आपको परिणाम में प्राप्त होगा वह भी सदैव एक पूर्णांक होगा। आगे बढ़ते हैं अगले गुण की ओर, योग का क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय का अर्थ होता है क्रम में परिवर्तन। तो 3 + 4 बराबर है 4 + 3 जो कि बराबर है 7 के। इसमें मैं आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि आप 3 में 4 को जोड़ेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 7। और यदि आप 4 में 3 को जोड़ेंगे तो भी आपको 7 ही प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार अगले उदाहरण में देखिए, 5 में -6 को जोड़ेंगे तो भी -1 प्राप्त होगा और -6 में 5 को जोड़ेंगे तो भी -1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे के उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि -3 और -8 मिलके बने -11 और यदि -8 में -3 को जोड़ा जाता तब भी हमें प्राप्त होता -11। यानी यदि आप क्रम में परिवर्तन कर रहे हैं, पहली संख्या को पहले लिखिए और दूसरी को बाद में लिखिए या फिर दूसरी को पहले लिखकर पहली को बाद में लिखिए, दोनों ही स्थितियों में परिणाम में प्राप्त होने वाला पूर्णांक एक जैसा होगा। यानी a + b बराबर होता है b + a के। तो 2 पूर्णांकों के क्रम में परिवर्तन करने से योग पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण,
योग का साहचर्य गुण। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है समीकरण में कि 3 संख्याओं का योग हो रहा है। मैंने पहली स्थिति में ये किया कि पहली जो 2 संख्याएं थी 5 और 7 उनको जोड़ लिया और फिर उनका जो योग प्राप्त हुआ 12, उसमें मैंने जोड़ा तीसरी संख्या को, तो मुझे प्राप्त हुआ 15। ठीक उसी प्रकार अब हमने फिर से वही समीकरण लिया है, किंतु स्थिति में जरा सा परिवर्तन है। पहली संख्या को वैसे ही छोड़ दिया और बाद की जो दोनों संख्याएं हैं उनको जोड़ दिया, तो 7 जमा 3 मिलके हुआ 10 और इस योग में जब मैंने पहली संख्या को जोड़ा तो मुझे प्राप्त हुआ 15। यानी यदि आपको 3 संख्याओं का योग करना है तो चाहे आप पहली 2 का योग लेके तीसरे को जोड़िए या फिर बाद की 2 का योग लेके पहले को जोड़िए, आपको परिणाम एक जैसा प्राप्त होगा। यानी पूर्णांकों के लिए योग जो होता है वह सहचारी होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला और अंतिम गुण, योज्य तत्सम। इसमें ये कहा गया है कि आप मान लीजिए कोई भी पूर्णांक आपके पास a है, उसमें यदि आप 0 को जोड़ें तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको परिणाम में फिर से वही पूर्णांक प्राप्त होगा। यानी सभी पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि 0 को जोड़ने पर परिणाम में हमें फिर से वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो इसी के साथ आज का ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा पूर्णांकों का व्यवकलन करना और पूर्णांकों के योग के विभिन्न प्रकार के गुण। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के व्यवकलन के गुण। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये हमारा गणित की किताब का पहला पाठ है, तो घर जाइए प्रश्नावली 1.1 में जो आपको प्रश्न देखे हैं उनको निरंतर हल कीजिए और किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 14 प्लस डैश बराबर -30 प्लस 14। A 20, B -30, C -20 या D 30। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी -30। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। -57 प्लस डैश बराबर -57। A 57, B -57, C 0 या D 10। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी 0। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 15 प्लस डैश बराबर 0। A 20, B 30, C 15, D -15। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी -15। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। -70 प्लस डैश बराबर 20 प्लस -70। A -20, B 20, C -10 या D 10। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी 20। दो पूर्णांकों का योग -11 है। यदि उनमें से एक पूर्णांक 7 हो तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। A -10, B -12, C -40 या D -18। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी -18। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांक का भाग 3।
इसी पाठ की पिछली वीडियो में हमने जाना पूर्णांकों का व्यवकलन किस प्रकार होता है और पूर्णांकों के योग के क्या गुण होते हैं। तो चलिए इसी पाठ में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज का हमारा विषय होगा पूर्णांकों के व्यवकलन के गुण। तो जिस प्रकार आपने योग के विभिन्न प्रकार के गुण देखे थे, अब आप व्यवकलन के गुण देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला गुण, व्यवकलन का समृद्ध गुण। इस गुण में कहा गया है कि आपके सामने दो संख्याएं दी गई हैं, दो पूर्णांक जो कि दोनों ही धनात्मक हैं, 9 और 7। तो जब आप 9 में से 7 को घटाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? 2, जो कि एक पूर्णांक है। उसी प्रकार यदि आप 7 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ होगा क्या? 9 बड़ी संख्या है और उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह है, तो अंतर तो आपको करना है। क्यों? क्योंकि व्यवकलन की बात की गई है। तो 9 में से 7 घटा दीजिए, आ जाएगा 2। अब क्योंकि 9 के आगे ऋणात्मक चिन्ह है और वो बड़ी संख्या है, तो परिणाम में जो पूर्णांक आएगा उसके आगे भी ऋणात्मक चिन्ह होगा। अगला उदाहरण है आपके पास, एक धनात्मक पूर्णांक है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो 13 में से जब आप ऋणात्मक 21 को घटाएंगे तो यहाँ पर एक ऋणात्मक चिन्ह है और 21 के आगे भी एक ऋणात्मक चिन्ह है। ये दोनों मिलके धनात्मक चिन्ह का निर्माण करेंगे और 13 और 21 मिलके 34 हो जाएगा, जैसा कि आप पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। और अंत में हमने क्या किया? अंत में हमने दोनों ही पूर्णांकों को ऋणात्मक ले लिया, ऋणात्मक 6 और ऋणात्मक 11। तो जब ऋणात्मक 6 में से आप ऋणात्मक 11 को घटाते हैं तो ये एक ऋणात्मक चिन्ह और ये एक ऋणात्मक चिन्ह, ये मिलके फिर से एक धनात्मक चिन्ह का निर्माण करेंगे। व्यवकलन की बात है तो 11 में से 6 को घटाया जाएगा और क्योंकि 11 बड़ी संख्या है, उसके आगे धनात्मक चिन्ह है, तो परिणाम में आने वाला पूर्णांक जो 5 है उसके आगे भी धनात्मक चिन्ह होगा। यानी a माइनस बी बराबर c। अगर a कोई पूर्णांक है और b कोई पूर्णांक है तो जब आप इसका व्यवकलन यानी a माइनस बी लेंगे तो वह भी एक पूर्णांक होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण। अगला गुण है व्यवकलन का क्रम विनिमय गुण। इसे समझने के लिए आप एक उदाहरण देखिए। इस उदाहरण में एक धनात्मक पूर्णांक लिया है 5 और एक ऋणात्मक पूर्णांक लिया है -3। तो जब आप 5 में से -3 को घटाते हैं तो आपको प्राप्त होता है 8। और अब इसी के साथ एक अगला उदाहरण देखिए। इस उदाहरण में -3 में से आपको 5 को घटाना है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक है -3 और धनात्मक पूर्णांक है 5। इसे हल करने पर हमें -8 प्राप्त होता है। अब यहाँ गौर देने वाली बात यह है कि जब 5 को आपने पहले लिखा और उसमें से घटाया -3 को तो आपको 8 प्राप्त हुआ, और जब आपने -3 को पहले रखा और उसमें से 5 को घटाया तो उसमें -8 प्राप्त हुआ। यानी जब आप पूर्णांकों के क्रम में परिवर्तन करते हैं तो परिणाम में जो आपको पूर्णांक प्राप्त होता है वह एक जैसा नहीं रहता। जैसे कि हमने योग में देखा था, आप संख्याओं के क्रम में बदलाव करते थे लेकिन जो आपको परिणाम प्राप्त होता था वह हमेशा एक समान होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला उदाहरण। इसमें क्या किया है? इसमें -3 में से माइनस किया धनात्मक 2 को तो आपको -5 प्राप्त हुआ, और जब क्रम में परिवर्तन लाके 2 में से ऋणात्मक 3 को घटाया तो आपको 5 प्राप्त हुआ। यानी क्रम में परिवर्तन किया गया है। यहाँ पहले था -3, उसमें से 2 घटाया जा रहा था और अब 2 में से -3 को घटाया जा रहा है। इसी प्रकार आप एक और उदाहरण देख सकते हैं। -6 में से -8 को घटाया जा रहा है। 2 ऋणात्मक चिन्ह होने की वजह से ये धनात्मक हो जाएगा और 8 में से 6 जाने पर 2 बचेगा, और यहाँ पर -8 में से -6 को घटाया गया जिसके परिणाम में हमें -2 प्राप्त हुआ। यानी जब हमने क्रम में परिवर्तन किया, यानी पहले रखा था -6 फिर रखा -8 तो हमें मिला 2। अगली स्थिति में हमने -8 को पहले रखे -6 को बाद में रखा तो हमको मिला -2। यानी क्रम में परिवर्तन लाने से हमको पूर्णांक में भी परिवर्तन दिख रहा है जो कि परिणाम में प्राप्त होता है। तो इस गुण से हमने ये सीखा कि योग में तो क्रम विनिमय था लेकिन व्यवकलन में क्रम विनिमय नहीं होता।
संख्याओं में फेरबदल करने से व्यवकलन में क्रम विनिमय नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण। अगला गुण है व्यवकलन का साहचर्य गुण। इस गुण में आपको एक समीकरण सबसे पहले दिया है जिसमें 3 पूर्णांक हैं, एक धनात्मक पूर्णांक है और 2 ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 2 पूर्णांकों का अंतर कर लेते हैं या व्यवकलन कर लेते हैं। तो 3 में से हम ऋणात्मक 4 को घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 जमा 4, क्योंकि 2 ऋणात्मक मिलके एक धनात्मक का निर्माण करते हैं। इसका योग करने पर हमें प्राप्त हुआ 7। अब ये जो परिणाम में हमें योग प्राप्त हुआ 7, इसमें से हम तीसरे पूर्णांक को घटा देंगे, तो उससे होगा 7 जमा 5, जिससे परिणाम में प्राप्त हुआ 12। अब संख्याएं जो हैं, जो पूर्णांक लिए थे वो वैसे ही हैं। पहले स्थिति में हमने क्या किया, पहले 2 पूर्णांकों का व्यवकलन करके उसमें से तीसरे को घटाया। अब हम ये कह रहे हैं कि बाद में जो 2 आपको यहाँ पर पूर्णांक दे रखे हैं, पहले उनको हल कर रहे हैं और उसके बाद उसके जो व्यवकलन का परिणाम प्राप्त होगा उसे हम पहले पूर्णांक से घटाएंगे। तो -4 में से जब आप -5 को घटाएंगे तो 2 माइनस जो है वो मिलके एक प्लस बनाएंगे, यानी 2 ऋणात्मक जुड़कर एक धनात्मक बनाएंगे। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो -4 और +5, 5 में से 4 घटेगा, आएगा 1, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है और उसके आगे धनात्मक चिन्ह है, तो वहां पर भी चिन्ह धनात्मक रहेगा और हमें प्राप्त होगा 3 - 1। तो 3 - 1 होने के कारण परिणाम में आपको प्राप्त क्या हुआ 2। तो इससे हमें ये समझ में आया कि परिणाम में जो पूर्णांक प्राप्त हुए वे आपस में बराबर नहीं थे। अगर आपको 3 पूर्णांक दिए हैं, आप पहले 2 का अंतर करके फिर तीसरे को घटाइए, या फिर दूसरी स्थिति में बाद में जो 2 हैं उनका अंतर लेके उसको पहले से घटाइए, परिणाम एक सा नहीं होता है। जैसा कि आप इस सूत्र में देख पा रहे होंगे, पूर्णांकों के लिए व्यवकलन जो है वह सहचारी नहीं होता है। इसी के साथ व्यवकलन के हमारे सारे गुण जो है वो समाप्त हो गए। आगे देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि पूर्णांकों के व्यवकलन के विभिन्न प्रकार के गुण क्या होते हैं, जिसमें पहला था समृद्ध, फिर था क्रम विनिमय और उसके बाद था साहचर्य। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे पूर्णांकों का गुणन। घर जाइए, आपका जो पाठ 1 है वह हम पढ़ रहे हैं और उसकी प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को हल करने का प्रयास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। -3 + -8 बराबर -8 प्लस डैश। A 5, B 3, C -5, D -3। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी -3। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। -58 + -86 बराबर डैश प्लस -58। ऑप्शंस हैं A -86, B 58, C -58 या D 10। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन A -86। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। -50 - डैश बराबर -49। ऑप्शंस हैं A 2, B -1, C 3, D 1। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन B -1। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। -13 + 27 + -31 बराबर -13 + 27 +
डैश। ऑप्शंस हैं ए 31, बी -31, सी -27 या डी 27। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी -31। दो पूर्णांकों का योग -16 है। अगर एक पूर्णांक 36 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं ए -52, बी 16, सी -46 या डी 22। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए -52। आशा करती हूँ कि आज के एपिसोड में आपको जो भी बातें बताई गई हैं उसे आप समझ पाए होंगे और जरूरी बिंदुओं को अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। बच्चों, आपको एपिसोड के शुरुआत में यह भी कहा गया था कि अपने सवालों को भी नोट कर लीजिए। आप इन सवालों को हमें स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर भेज भी सकते हैं। आपके सवालों का जवाब विषय विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा।